हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 30, लेक्चर नंबर 30 में। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 30 है उसको हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लेक्चर नंबर 29, लेक्चर नंबर 29 को खत्म किया। और लेक्चर नंबर 29 से हमने एक मेजर सब सीरीज की शुरुआत की। लेक्चर 29 से हमने बात करना शुरू की इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग इन इंडिया की। लेक्चर 29 उस सीरीज में, उस सब सीरीज में पहला लेक्चर था और आज का हमारा लेक्चर नंबर 30 इस सब सीरीज का पार्ट 2 या सेकंड लेक्चर होगा। और दोस्तों, हमारे आज के लेक्चर के लिए, प्रीवियस लेक्चर्स के लिए, फ्यूचर के लेक्चर्स के लिए जो हमारा मेन रेफरेंस मटेरियल है, जो हमारा मेन सोर्स है, वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह या भारतीय अर्थव्यवस्था बाय रमेश सिंह जी। और दोस्तों, इस लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर्स की प्रेजेंटेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं। वहां आपको आज के लेक्चर की पीपीटी के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको मिलेंगे, जिनके थ्रू आप इन चैनल्स को ज्वाइन करके लेटेस्ट लेक्चर्स के बारे में अपडेटेड आप रह सकते हैं। लेक्चर 29 जो बैंकिंग इन इंडिया का पहला पार्ट रहा, इसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए। सबसे पहले हमने बात की बैंकिंग सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की। फिर हमने बात की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की। फिर हमने बात की काफी डिटेल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई की, कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया, कैसे इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ, कैसे इसके फंक्शंस टाइम के साथ इवॉल्व होते चले गए। और मुझे लगता है यह कहना बिल्कुल भी इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बाकी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाइड जो फंक्शन है, भिन्न भिन्न टाइप के जो इसके काम हैं, क्रियाकलाप हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको डिस्चार्ज करता हुआ दिखाई देता है। फिर हमने शॉर्ट में बात की मॉनेटरी पॉलिसी की। उसके बाद हमने धीरे धीरे बैंकिंग के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर जिसको कहा जाता है, इसके अलावा एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके अलावा बैंक रेट बीआर, रेपो रेट आरआर, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एंड रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में लेक्चर 29 में बहुत डिटेल में एक एक करके आपके साथ डिस्कशन किया। और दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 30, जो कि बैंकिंग इन इंडिया का दूसरा पार्ट है, इसमें वहीं से बिल्ड करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे एसडीएफआर मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। उसके बाद हम बात करेंगे एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अलावा जो बाकी टूल्स हैं कि कैसे आरबीआई इकोनॉमी की लिक्विडिटी को मैनेज करता है, एडजस्ट करता है, उसके जो अलग अलग टूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेस रेट के बारे में, फिर हम बात करेंगे एमसीएलआर के बारे में, फिर ईबीएलआर के बारे में, फिर मॉनेटरी ट्रांसमिशन के बारे में कि आरबीआई तो बैंक रेट्स को चेंज करता है, लेकिन बैंक्स किस रेट पे अपने कस्टमर्स को, एंड यूजर्स को वो लोन अवेलेबल करवाते हैं, इन दोनों में क्या कनेक्शन देखा गया है, क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या क्या स्टेप आरबीआई ने टाइम टू टाइम लेने की कोशिश की है कि जो ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन का इश्यू है कि अगर आरबीआई रेट्स चेंज करे, बैंक को जिस रेट पे वो लोन देता है, पैसा देता है, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए बैंक्स उस पैसे को जिस रेट पे कस्टमर्स को अवेलेबल करवाते हैं। क्या हमेशा से ऐसा होता रहा है? नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने रेट्स कम किए लेकिन बैंक्स ने अपने कस्टमर्स के लिए रेट उतने कम नहीं किए। सिमिलरली कई बार ऐसा भी हुआ है कि आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए, बैंक्स ने शायद रेट्स उतने नहीं बढ़ाए या एक टाइम के बाद बढ़ाए, एक टाइम डिले रहा। फिर हम बात करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समराइज करते हुए ये पार्ट बन जाते हैं आरबीआई के या इंडियन इकोनॉमी के लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के। फिर हम बात करेंगे कि हाल ही में ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग और इंडिया ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे जो बैंकिंग सेक्टर है पूरा इंडिया का, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ शुरुआत से लेके अभी तक, और नेशनलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट ड्राइव चलाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में आपके साथ एक हिस्टोरिकल डिटेल्ड डिस्कशन। और फाइनली
आज के हमारे लेक्चर को हम क्लोज आउट करेंगे कि बैंक्स का जो कंसोलिडेशन देखा गया है पिछले कुछ सालों में, मतलब छोटे बैंक्स को मर्ज करके बड़े बैंक्स बनाने के डायरेक्शन में, क्यों ये स्टेप लिया गया है, क्यों ये क्रिटिकल है हमारी इकोनॉमी के लिए और क्या इसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसको डिस्कस करते हुए आज का हमारा लेक्चर नंबर 30 हम क्लोज करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, बैंकिंग इंडस्ट्री या आरबीआई के रूल्स के लिए या इंडियन इकोनॉमी या मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए सबसे फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी इकोनॉमी में कितना पैसा, कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, इसको रेगुलेट करने की डायरेक्शन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल बैंक हो, जो इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कई तरह के टूल्स लगातार यूज करते हैं। अगर इकोनॉमी में पैसा जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हुआ तो क्या होगा, लोगों के पास वो कम रेट में पैसा पहुंच जाएगा क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लोगों को आसानी से मिल जाएगा, कम कीमत पे मिल जाएगा क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। हर बैंक कोशिश करेगा, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोशिश करेगा कि सस्ते से सस्ते रेट में इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को, कॉर्पोरेट्स को, प्रोजेक्ट्स को सस्ते में हम लोन क्रेडिट अवेलेबल करवा दें। इस प्रोसेस में होगा क्या, जब सभी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो फिर उसको लोग खर्च करना शुरू करेंगे और अगर खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। हर कोई चाहेगा कि मेरे पास पैसा बहुत है, हर कोई कार खरीदना चाहेगा, बड़े घर खरीदना चाहेगा, अच्छे कपड़े पहनना चाहेगा, हाई एंड फूड कंजम्पशन करना शुरू कर देगा, जूते अच्छे पहनेगा, बाकी एक्सेसरीज पे भी ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, डिमांड एकदम से बढ़ गई क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, जैसा हमने अपने पहले के लेक्चर्स में काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर डिमांड एकदम से बढ़ती है, सप्लाई हमारी उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रही है तो महंगाई बढ़ जाएगी। एक ही चीज को लेने के लिए बहुत सारे लोग अपना अपना पैसा लेके पहुंच जाएंगे। ये महंगाई या इन्फ्लेशन एक किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, इस पैसे को मार्केट से वापस लेना शुरू कर देगा ताकि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्सेसिव लिक्विडिटी है मार्केट में, इसको ऑप्टिमम सही लेवल पे फिर से लाया जा सके। सिमिलरली अगर लिक्विडिटी ज्यादा के बजाय बहुत कम है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, पैसा आरबीआई बैंक्स को अवेलेबल नहीं करवा रहा है और इस वजह से बैंक्स लोगों को, हाउस होल्ड्स को, इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स को, प्रोजेक्ट्स को वो पैसा अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, कंपनीज के पास पैसा नहीं है, कॉर्पोरेट्स के पास पैसा नहीं है, तो मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी। अगर डिमांड नहीं होगी तो कंपनीज अपना प्रोडक्ट क्यों बनाएं? अगर कंपनीज अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इकोनॉमी हमारी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसका मतलब अगर कम पैसा मार्केट में है, लिक्विडिटी कम है, टाइट मनी पॉलिसी है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हुए इसको देखा जाएगा। रिस्पॉन्स क्या होगा, आरबीआई को लगेगा कि इससे महंगाई तो नहीं बढ़ रही क्योंकि लोगों के पास जब पैसा है ही नहीं, मार्केट में कुछ खरीदने जाएंगे ही नहीं, तो किस वजह से फिर महंगाई बढ़ेगी। मतलब कंपनीज प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं लेकिन पैसा ना होने की वजह से खरीदने वाले बहुत ही कम लोग हैं, तो महंगाई तो काबू में आ गई लेकिन ग्रोथ रेट, हमारी विकास दर, हमारा विकास, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इससे नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों कोशिश करेंगे कि यह सिचुएशन भी ठीक नहीं है। इसका मतलब अब इन्फ्लेशन काबू में है तो हमें पैसा वापस इकोनॉमी में पंप करना चाहिए, इकोनॉमी को वापस देना चाहिए ताकि आरबीआई से पैसा पहुंचे बैंक्स के पास, बैंक से पैसा पहुंचे लोगों के पास, प्रोजेक्ट्स के पास, कंपनीज के पास, इंडिविजुअल्स के पास, हाउस होल्ड्स के पास। और जब यह पैसा उनके पास पहुंचेगा, इस पैसे से फिर वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीदना शुरू कर देंगे। जब जरूरत की चीजों को खरीदना शुरू कर देंगे तो कंपनीज को वो चीजें बनानी होंगी, बेचनी होंगी,
इसका मतलब हमारा इकोनॉमिक इंजन फिर से रन करना शुरू कर देगा। इसका मतलब एक्सपेंशन होगा कंपनीज का, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लोग उनको नए रिक्रूट करने पड़ेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये जो पूरा गेम है बैंकिंग सेक्टर का, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का, आरबीआई के मेन रेगुलेटरी रोल का, वो यही है कि आप ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे कि इकोनॉमी में एडिक्वेट, ऑप्टिमम, सही लेवल पे फंड्स या लिक्विडिटी अवेलेबल हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे रेपो रेट हो, ट्रेजरी बिल्स हो, रिवर्स रेपो हो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट हो, या बाकी टर्म्स जो हम डिस्कस करेंगे, इनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अगर एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में है तो आरबीआई इन टूल्स को यूज करके उस एक्स्ट्रा पैसे को वापस ले लेगा, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। और अगर मार्केट में पैसे की कमी है तो आरबीआई इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उस पैसे को बैंक्स को देगा, बैंक्स उस पैसे को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग उससे चीजें खरीदना शुरू करेंगे, उससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या हमारा प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही पूरा खेल है दोस्तों। अगर आप ये ओवर आर्किंग कॉन्सेप्ट समझ गए कि हमको अल्टीमेटली राइट अमाउंट ऑफ मनी, राइट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन करनी है इकोनॉमी में, ताकि ना ही ज्यादा पैसा हो ना ही कम पैसा हो, ठीक लेवल पे हो, जरूरतमंद लोगों को पैसा मिल जाए और इन्फ्लेशन भी, महंगाई दर भी हमारी कंट्रोल में रहे। यही आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है, यही गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, और यही एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव है। ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फैंसी फैंसी से नाम हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बेस रेट, एमसीएलआर, ईबीएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, मॉनेटरी ट्रांसमिशन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी सीरीज में आज के लेक्चर का जो पहला टूल है उसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, या जिसको एसडीएफआर भी कहा जाता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2022-23 में, और इसका पर्पस रहा कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें अगर बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो उस एक्सेस फंड्स को आप आरबीआई के पास रख सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। सिमिलर टर्म या सिमिलर ऑब्जेक्टिव हमने पिछले लेक्चर में कवर करने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट टूल है, आरबीआई का इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कहा जाता है रिवर्स रेपो विंडो, रिवर्स रेपो ऑपरेशंस, उसके थ्रू भी आरबीआई यही करता है। लेकिन जब आरबीआई रिवर्स रेपो ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है तो आरबीआई कहता है आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसका मतलब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है, तो एक काम करिए बैंक्स, आप ये पैसा मुझे दे दीजिए, मैं रिवर्स रेपो के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज आपको दूंगा, इन सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको मैं ले लूंगा। और जब इकोनॉमी में अगर पैसा कम पड़ जाए तो आरबीआई कहेगा अब ये सिक्योरिटीज आप मुझे दे दीजिए और बदले में मुझसे पैसा ले लीजिए, ताकि आपके पास फंड्स अवेलेबल हो जाएं। और जब आपके पास फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों को वो फंड्स अवेलेबल कर पाएंगे। रिवर्स रेपो में पूरा गेम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है। इसका मतलब रेपो ऑपरेशंस में आरबीआई कहता है कि मार्केट में फंड कम है, इसका मतलब आपके पास जो सिक्योरिटीज है मुझे दे दीजिए, उससे आप पैसा ले लीजिए, उस पैसे को आप लोगों को दे दीजिए। वहीं रिवर्स रेपो में आरबीआई कहता है कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, आप मेरी सिक्योरिटीज को खरीदिए, बदले में आपका एक्स्ट्रा पैसा मुझे दे दीजिए। तो फिर फर्क क्या है रिवर्स रेपो में और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट में? दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कि जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, एक्स्ट्रा फंड्स हैं मार्केट में, इकोनॉमी में, उसको आरबीआई अपने पास ले ले, ताकि लिक्विडिटी का जो लेवल है उसको ऑप्टिमल, सही लेवल पे लाया जा सके, ताकि बेवजह हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई ना बढ़े। रिवर्स रेपो ऑपरेशंस में या रेपो ऑपरेशंस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो देता है या फिर लेता है, लेकिन ये जो एसडीएफआर है या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इस प्रोविजन के तहत इसको अप्रैल 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी,
और इस प्रोविजन में किसी भी बैंक को किसी तरीके का कोलेटरल, किसी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास नहीं रखनी होंगी, ना ही आरबीआई से लेनी होंगी। इसका मतलब रिवर्स रेपो या रेपो ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में किसी तरह का कोई कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको 2022 में इंट्रोड्यूस किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, इसको एक बेटर टूल माना जाता है कंपेयर टू रिवर्स रेपो या फिर रेपो ऑपरेशंस। इसमें जनरली ओवरनाइट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं आरबीआई से। मान लीजिए मैं पंजाब नेशनल बैंक हूं, एचडीएफसी बैंक हूं, आईसीआईसीआई बैंक हूं या फिर एसबीआई हूं, मेरे पास एडिशनल पैसा है, मैं आरबीआई को बोलूंगा ये एक्स्ट्रा पैसा आप एक रात के लिए अपने पास रख लीजिए और बदले में उस पर मुझे आप इंटरेस्ट रेट दे दीजिए। किसी तरह का कोई कोलेटरल, किसी तरह की कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। जब अप्रैल 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो उस वक्त इसकी रेट रखी गई 6.25% और इसने एक तरीके से जो रिवर्स रेपो रेट का पूरा ऑपरेशन है, जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, उसको अब रिप्लेस करना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। यही स्टैंडिंग फैसिलिटी डिपॉजिट रेट मार्च 2023 में रफली 6.25% हुआ करती थी। पहला टूल। सेकंड जो टूल है इस लिक्विडिटी मैनेजमेंट में, उसको कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या एमएसएफ। इसको मॉनेटरी पॉलिसी 2011 और 12 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया और मई 2011 से ये इफेक्टिव हो गई। अभी हमने जो देखा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, इसमें बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उस पैसे को वो आरबीआई के पास रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, रिवर्स रेपो रेट की तरह बिना कोलेटरल की। वही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में उल्टा हो जाता है। इसका मतलब अगर किसी बैंक के पास पैसे की कमी है, उसको अगर आरबीआई से पैसा चाहिए तो अपने 1% जो टोटल बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, एनडीटीएल है, उसका आरबीआई से बोरो कर सकता है। लेकिन अगर आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई से अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 1% बोरो करना चाहेंगे तो जो करंट रेपो रेट है उससे आपको रफली 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा। अगर रेपो रेट मान लीजिए 4% है तो एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से जब आप बोरो करेंगे आरबीआई से, आपको 5% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आरबीआई को। तो जब 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो ये जो डिफरेंस रहा रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रेट का सिर्फ 1% था, लेकिन जुलाई 2013 में इसको बढ़ा के रफली 3% कर दिया गया और मार्च 2023 में ओवरऑल जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट रही ये 6.75% के आसपास रही दोस्तों। इसके अलावा आरबीआई के पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब रेपो ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो ऑपरेशंस, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट या और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करने की कोशिश करता है। जैसे कि कॉल मनी मार्केट, आरबीआई कहता है कि कॉल मनी मार्केट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है हमारे मनी मार्केट का, जिसको हमने फाइनेंशियल मार्केट्स के अपने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और इस कॉल मनी मार्केट या सीएमएम के थ्रू जो फंड्स हैं बोरो या लैंड किए जाते हैं ओवरनाइट बेसिस, मतलब सिर्फ एक रात के लिए बैंक्स के बीच में। आज की तारीख में इंडिया में कॉल मनी मार्केट में कौन कौन एक्चुअली ऑपरेट कर सकता है? आज की डेट में जितने भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज को छोड़ के, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़कर, इसके अलावा हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हमारे कॉल मनी मार्केट में ऑपरेट कर सकती हैं। इनकी लिमिट्स भी हैं कि आप कितना पैसा बोरो कर सकते हैं, कितना पैसा आप लैंड कर सकते हैं कॉल मनी मार्केट में। ये आरबीआई टाइम टू टाइम डिफाइन करता चला जाता है। इसके अलावा रिसेंटली आरबीआई ने कॉल मनी मार्केट को और स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे अप्रैल 2016 में आरबीआई ने कहा कि अगर कोई भी बैंक है, उसको मान लीजिए बोरो करना है कॉल मनी मार्केट से, मतलब किसी दूसरे बैंक से या ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कॉल मनी मार्केट में ऑपरेट करने के लिए एलिजिबल है, मतलब हमारे सारे के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़ के हमारे सारे कोऑपरेटिव बैंक्स, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज, तो आप अपने एनडीटीएल
मतलब जितनी भी आपके डिमांड और टाइम लायबिलिटीज हैं उनके 1% तक आप बिल्कुल बोरो कर सकते हैं, और इस 1% में आप 0.25% बोरो करेंगे जो आपकी रेपो रेट होगी उस पे। इसके अलावा जो बचा हुआ 0.75% है इसको आप रेपो टेनोर रेट पे ही बोरो करेंगे। मतलब रेपो रेट होती है सिर्फ ओवरनाइट बोरोइंग के लिए, और टेनोर रेपो रेट होती है जैसे मान लीजिए 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए अगर आप बोरो करना चाहते हैं। तो 2013 से आरबीआई की लगातार कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं ये शॉर्ट टर्म ओवरनाइट जो रेपो रूट है इसको ना लें, उसके बजाय वो एक लॉन्गर टर्म व्यू लें, उधारी में भी लैंडिंग में भी। और अब वो सिर्फ रेपो के बजाय टर्म रेपो या टेनोर रेपो के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दें। मतलब 7 दिन के लिए 14 दिन के लिए उधार लें या फिर उधार दें, बजाय सिर्फ ओवरनाइट फैसिलिटी के। इसके अलावा इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि अगर आप लॉन्गर टर्म व्यू लेंगे लैंडिंग और बोरोइंग पे, तो एक कहीं ज्यादा स्टेबल इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी हम हमारी इकोनॉमी को दे पाएंगे। इसके अलावा जब हमारे बैंक्स शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म व्यू लेना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, लोन्स हैं, उसकी सिग्नलिंग हमको बेटर होते हुए देखने को मिलेगी। इसका मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में कॉल मनी मार्केट को रेगुलेट करना, उसके लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को स्पेसिफाई करना भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के डायरेक्शन में। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, जो दूसरा टूल है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या जिसको कहा जाता है ओएमओज। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई तभी कंडक्ट करता है जब किसी वजह से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी एकदम से मार्केट में आ जाए। मतलब अगर बहुत सारे फॉरेनर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में पैसा पंप करना शुरू कर देते हैं, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आरबीआई को लगेगा लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आ गई है मार्केट में, मुझे इस लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना होगा वरना महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल और परचेज के माध्यम से ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है, ताकि ये जो एक्सेसिव रुपी लिक्विडिटी है इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी में, इसको अपने पास ले सके, ऑब्जर्व कर सके। इसका मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ, इसको आप एक इफेक्टिव क्वांटिटेटिव पॉलिसी टूल या मॉनेटरी पॉलिसी टूल के तौर पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं, तो ये ऑपरेशन आप उतना ही कर पाएंगे जितना मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं। उस पॉइंट के बियॉन्ड आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस को इफेक्टिवली कैरी आउट नहीं कर सकते। 2017 में आरबीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि 2017 से पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को ही अलाउ था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करना, लेकिन 2017 में आरबीआई ने रेकमेंड किया कि इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ इंडिविजुअल्स को भी अलाउ करना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में अलाउड होता है कि वो चाहे तो वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन आई थिंक इस रेकमेंडेशन को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको अगर आप समराइज करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हमारा जो तीसरा टूल है उसका ये पार्ट बनते हुए नजर आते हैं। मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है, लिक्विडिटी को मैनेज करना है, लिक्विडिटी को सही लेवल पे लाना है बाय राइट काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं टोटली आरबीआई करता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू? लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। और ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जिसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया जून 2000 में, जिसमें आरबीआई कई बार बैंकिंग सिस्टम को पैसा देता है, कई बार बैंकिंग सिस्टम से अगर ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी हो तो पैसा वापस ले लेता है। रेपो ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो ऑपरेशंस, इस सबको मिला के आप कह सकते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशंस बाय आरबीआई। और आरबीआई का पर्पस यही है, राइट काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि राइट काइंड ऑफ लिक्विडिटी मार्केट में, इकोनॉमी में हम इंश्योर कर सकें और इस वजह से स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम अंजाम इंडिया में दे सकें, हमारे इंटरेस्ट रेट्स प्रिडिक्टेबल हों और आरबीआई जब रिस्पॉन्ड करे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने घटाने में, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ या घटता हुआ फाइनली एंड यूजर्स तक भी पहुंचे। और धीरे धीरे आरबीआई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं कि आप रेपो से सिर्फ इतना ही खरीद पाएंगे, बाकी आप सिर्फ टर्म रेपो,
टेन्योर रेपो से ही खरीद पाएंगे, ताकि शॉर्ट टर्म व्यू बैंक्स अब लेना बंद करें, लॉन्ग टर्म लैंडिंग और बोरोइंग की तरफ उनको नज किया जा सके। ऐसा इंटेंशन है आरबीआई का पूरे इंडियन बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की डायरेक्शन में। चौथा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में। यह भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे मॉनेटरी मैनेजमेंट का, कि अगर इंडियन इकोनॉमी में जो कैपिटल इनफ्लोज हैं वो इंड्योरिंग नेचर के हैं, मतलब लंबे समय तक बने हुए इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगातार चला आ रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, इस पैसे को ऑब्जर्व करने के लिए शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स इश्यू करते हैं। इनको इश्यू करेंगे, बैंक्स इनको खरीदेंगे, इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आरबीआई यूज कर रहा है। बदले में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, लंबे टाइम की लिक्विडिटी है, इंड्योरिंग नेचर की लिक्विडिटी है, इसको मार्केट से आरबीआई अपने पास एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये जो मोबिलाइज कैश होगा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत, जब आरबीआई मार्केट का पैसा अपने पास लेंगे, इसको एक सेपरेट गवर्नमेंट अकाउंट में रखा जाता है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप बाकी चीजों में यूज नहीं कर सकते। और ये एक्स्ट्रा पैसा जो आरबीआई ऑब्जर्व करता है बैंक से एज पार्ट ऑफ देयर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या एज ए पार्ट ऑफ देयर एमएसएस, ये बैंक्स के जो एसएलआर हैं और सीआरआर के जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, मतलब आपको इतना मेंटेन करना ही होगा, उसमें भी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत ऑब्जर्व किए हुए लिक्विडिटी पैसे को आरबीआई बैंक्स के खाते में अकाउंट करता है। और पांचवा टूल है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम, जिसको कहा जाता है एसडीएफएस। इसको इंट्रोड्यूस किया गया जो 2018-19 का यूनियन बजट रहा, और बेसिकली जब डीमोनेटाइजेशन हुआ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स का, मतलब कि 1000 के नोट बंद किए गए, 500 के नोट बंद किए गए, उसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फंड आना शुरू हो गया, क्योंकि नए नोट्स भी इशू होने लगे, पुराने नोट्स ऑल ऑफ ए सडन बंद होते चले गए। इनको ऑब्जर्व करने के लिए आरबीआई ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम को लॉन्च किया, ताकि इस एक्स्ट्रा पैसे को अपने पास वो वापस ले सके। तो दोस्तों, ये कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स, इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहे आरबीआई की आर्मरी में, जिसके थ्रू जो लिक्विडिटी है उसको आरबीआई अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए यूज करते हुए दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए आरबीआई ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, बैंक्स को किस रेट पे पैसा अवेलेबल होगा ये डिसाइड हो गया, लेकिन बैंक्स उस पैसे को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, किस रेट पे पहुंचाएंगे, इसके भी कुछ पैमाने आरबीआई ने तय किए हैं कि हम तो आपको डिफरेंट टूल्स के थ्रू पैसा पहुंचा देंगे, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम वापस ले लेंगे, लेकिन आप कस्टमर्स के साथ कैसे डील कर रहे हो, इसके लिए भी हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिफाइन कर देते हैं। और इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कस्टमर्स के लिए, पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए, मॉनेटरी ट्रांसमिशन के लिए, उसमें पहला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है बेस रेट। मतलब बेस रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिससे नीचे कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते। इसका मतलब ये पुराने जमाने की जो प्राइम लैंडिंग रेट हुआ करती थी या बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट हुआ करती थी, उसको रिप्लेस करता हुआ दिखाई देता है। मतलब बेसिकली इंटरेस्ट रेट का इसको फ्लोर रेट भी कहा जा सकता है, कि आप कोई भी बैंक हो, इस रेट से नीचे आप इंटरेस्ट रेट पे किसी भी कस्टमर को अपने लोन्स को ऑफर नहीं कर सकते। बेस रेट ने जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, इसको रिप्लेस किया 1 जुलाई 2010 में, और ये जो बीपीएलआर सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में। लेकिन जब बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट को इंट्रोड्यूस किया 2003 में, लगा कि इससे जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है कस्टमर्स को अच्छी होगी, लेकिन वो होती हुई जब नहीं देखी गई तो आरबीआई ने कहा इसको अब हम रिप्लेस करेंगे बेस रेट के साथ, और यह भी डिफाइन कर दिया कि इस रेट के नीचे कोई भी बैंक अपने किसी भी कस्टमर को बिल्कुल भी लोन नहीं दे पाएगा। और ऐसा आरबीआई को क्यों करना पड़ा? क्योंकि आरबीआई ने देखा कि 2003 में जब हमने बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट डिफाइन की, उसके बावजूद भी बहुत सारे जो कस्टमर्स थे बैंक्स के साथ निगोशिएट करने लग जाते थे कि किस रेट पे उनको लोन अवेलेबल हो जाएंगे।
और ऐसा भी देखने को मिला कि कई बार ऐसे कई सारे कस्टमर्स कई सारे बैंक्स के साथ निगोशिएट करने में सक्सेसफुल रहे बहुत कम रेट्स पे लोन। मतलब कई लोगों को बहुत कम रेट पे लोन मिल गया और बचे हुए लोगों को सेम बैंक से सिमिलर टाइप का लोन सेम बैंक से कहीं ज्यादा रेट पे दिया गया। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है कि जो अच्छा नेगोशिएट कर ले गया उसको तो रेट कम मिल गए। नेगोशिएशन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल या फिर कॉर्पोरेट नेक्सस भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसे लोन जब एनपीए में कन्वर्ट होने लगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो आरबीआई ने कहा यह नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नेगोशिएशन ठीक है, लेकिन इतनी ना हो कि एक फ्लोर प्राइस से नीचे भी बैंक्स इंटरेस्ट रेट ऑफर करना शुरू कर दें अपने कस्टमर्स को। तो आरबीआई ने कहा अगर मान लीजिए आपका बेस रेट 6% है, इसका मतलब कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक के साथ 6% से नीचे नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पैरिटी आ जाएगी डिफरेंट कस्टमर्स के बीच में, वरना किसी को 3% पे लोन, वही बैंक किसी को 8% पे लोन दे रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से, क्योंकि पहले लोग नेगोशिएट कर पाते थे, अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रेट्स मिल पाते थे, जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, आरबीआई जब रेट कम करता है तो एंड यूजर को भी कम रेट मिले, ऐसा नहीं होता था। हो सकता है जिसने नेगोशिएट किया उसको बहुत कम रेट, जिस नेगोशिएट नहीं कर पाया उसको अभी भी हायर रेट मिल रहे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इफेक्टिव नहीं था हमारे प्रीवियस सिस्टम ऑफ बेंचमार्किंग प्राइम लैंडिंग रेट के सिस्टम में। तो आरबीआई ने 2010 में इसको खत्म किया और एक बेस रेट डिफाइन की कि इस रेट से नीचे कोई भी बैंक अपने किसी भी कस्टमर को कोई भी लोन लैंडिंग नहीं कर पाएगा। जो बेस रेट सिस्टम है, इसका एम है कि कैसे जो लैंडिंग रेट्स हैं बैंक्स की उसमें ट्रांसपेरेंसी ला सके, कैसे बेटर असेसमेंट कर सके, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ट्रांसमिशन को लेके आरबीआई रेट्स कम करें तो मार्केट में भी रेट्स कम होनी चाहिए, सभी कस्टमर्स के लिए कम होनी चाहिए, सिर्फ गिने चुने कस्टमर्स के लिए नहीं। आरबीआई रेट बढ़ाएं, बैंक्स भी अपने कस्टमर्स के लिए रेट बढ़ाएं। ये बेस रेट डिफाइन करने से कहीं ज्यादा पॉसिबल हो पाया। और जब आरबीआई ने 2010 में इस कॉन्सेप्ट को इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, तो आरबीआई ने यह भी कहा कि आप अपनी अपनी बेस रेट्स को खुद डिफाइन कर लीजिए। और इस वजह से अलग अलग बैंक्स की अलग अलग बेस रेट हो सकती है, लेकिन एक बैंक की एक ही बेस रेट होगी सभी कस्टमर्स के लिए। एसबीआई हो सकता है बोले कि मेरी बेस रेट 6% है, वहीं पंजाब नेशनल बैंक बोले मेरी बेस रेट 6.5% है। एचडीएफसी हो सकता है बोले मेरी 5% है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एसबीआई आपको 6% पे दे, मुझे 7% पे दे, किसी और को 3% पे दे दे। अब यह खत्म हो गया बेस रेट डिफाइन करने से। और बेस रेट सबकी अलग अलग क्यों हो सकती है? क्योंकि अलग अलग बैंक्स की ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ फंड्स की जो कॉस्ट है, कीमत है, अलग अलग बैंक्स को हो सकता है अलग अलग पड़े। इसका मतलब बैंक्स को यह भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आपकी जो कॉस्ट पड़ रही है फंड्स की, उसके हिसाब से आप खुद की बेस रेट डिफाइन कर लीजिए, लेकिन उस बेस रेट से नीचे जब आपने एक बार डिफाइन कर दी बेस रेट, उससे नीचे आप किसी को भी लैंडिंग नहीं करेंगे, किसी को भी आप पैसा नहीं देंगे। मार्च 2023 में जो बेस रेट रही बैंक्स की, रफली वो 8.65 से लेके 9.40% के आसपास देखी गई है। इन मेजर्स के अलावा 2015-16 से आरबीआई ने कई सारे और भी इनिशिएटिव्स लिए कि हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे हम और रोबस्ट बना सकें, कैसे जो हमारी क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट है इसको और कैसे हम इवॉल्व कर सकें। जिसमें अगर कुछ मेजर इनिशिएटिव्स की बात देखें तो आरबीआई ने 2015-16 से बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल को इंट्रोड्यूस किया कि हम साल में सिर्फ एक बार ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस नहीं करेंगे, हम हर 2 महीने में मिलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलेगी 3 मेंबर्स की, और वो मॉनेटरी पॉलिसी में जो एडजस्टमेंट चाहिए हर 2 महीने में अनाउंस करेंगे, डिसाइड करेंगे। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा 2015-16 से कि हम नी जर्क रिएक्शन नहीं देंगे इन्फ्लेशन को, हम एक ग्लाइड स्मूथ पाथ की तरफ जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन बहुत एकदम से बढ़ गया, एकदम से नी जर्क रिएक्शन नहीं करेंगे, स्लोली इसको वापस अपने ब्रैकेट में ले आएंगे। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है, इसका मतलब ग्रोथ बहुत कम है, पैसा बहुत कम है मार्केट में, लिक्विडिटी बहुत कम है, उसको भी हम एक मैनेजेबल लेवल, एक ब्रैकेट में लाने के लिए धीरे धीरे स्टेप्स लेना शुरू करेंगे। तो ग्लाइड पाथ होगा, नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। और इस ग्लाइड पाथ टू इन्फ्लेशन
जो रेकमेंड किया उर्जित पटेल कमेटी ने, उसके तहत आरबीआई टारगेट करेगा सीपीआई सी को, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है मॉनेटरी मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए। इसके अलावा आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में फरवरी 2015 में एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क भी साइन हुआ, जिसके थ्रू आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि इन्फ्लेशन को मैनेज करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क फरवरी 2015 का रहा, इसमें आरबीआई ने कहा कि हम 4% के इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे ±2%। मतलब 2% ऊपर हो सकता है, 2% नीचे हो सकता है। मतलब इन्फ्लेशन एक फिक्स नंबर नहीं होगा। 2015 से इन्फ्लेशन एक रेंज होगा, 2% से लेके 6%। मतलब 4% बेस रेट है, +2 मतलब 6, -2 का मतलब है 2%। किसको टारगेट करेंगे? सीपीआई सी को, रिटेल इन्फ्लेशन को, हेडलाइन इन्फ्लेशन को। और ये कई तरीके से आरबीआई करेगा, अपने रेपो रूट के थ्रू, टर्म रेपोस के साथ, अलग अलग जो टेनोर्स हैं रेपोस के, 7 डेज के, 14 डेज के, 28 डेज के, उसके थ्रू भी। आरबीआई ने कहा कि जो बैंक्स का एक्सेस है ओवरनाइट लिक्विडिटी, कि रात रात के लिए पैसा हमारे पास दे देंगे, रात रात के लिए पैसा अपने पास ले लेंगे, इसको कम करेंगे, बंद नहीं करेंगे, इसको कम करेंगे। अब बैंक मार्च 2016 से अपना जो एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, उसके 1% तक बोरो कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 0.25% कॉल मनी मार्केट से ओवरनाइट रेपो ऑपरेशंस के थ्रू बोरो कर सकते हैं। बचा हुआ 0.75% आपको टर्म रेपो मतलब लॉन्गर टर्म 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज के लिए ही बोरो करना होगा। आरबीआई ने कहा इसके थ्रू ये जो ओवरनाइट बोरोइंग और लैंडिंग की प्रैक्टिस है, इसको हम डिस्करेज करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारा पूरा मॉनेटरी सिस्टम है, ये शॉर्ट टर्म के बजाय पूरा बैंकिंग सिस्टम एक लॉन्गर टर्म व्यू ले, लैंडिंग पैसा देने और बोरोइंग पैसा लेने के पर्पसेस के अराउंड। और इस तरीके से ही हम प्रॉपर असेसमेंट कर पाएंगे कि आरबीआई के जो इनिशिएटिव्स हैं, उनकी जो पॉलिसी चेंज है, उसको एक्चुअली एंड कस्टमर तक पहुंचाया जा पा रहा है या नहीं। इसके अलावा लोन मार्केट में एक बेटर स्टेबिलिटी भी मिल पाएगी अगर हम शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्गर टर्म व्यू लेना शुरू कर देंगे। इसके अलावा 2016-17 से जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी आरबीआई ने अलाउ किया कि अगर आप चाहें तो आप भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल द यूएस, उसमें इंडिविजुअल्स भी गवर्नमेंट मार्क सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सेम प्रिंसिपल पे 2016-17 आरबीआई ने इंडियंस को अलाउ कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में ऑपरेट करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट कि बैंक्स की सही रेट कस्टमर्स को मिले, ये एक तो बेस रेट डिफाइन करके हम इंश्योर करेंगे, लेकिन जब इसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसको 5 साल बाद फिर रीअसेस किया गया। और आरबीआई को लगा कि ये जो स्टेप था हमारा बेस रेट इंट्रोड्यूस करने का, इसने बेसिकली रिप्लेस किया था बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में। मतलब 2003 में बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, ऐसा लगा इसके थ्रू बैंक्स के साथ लोग निगोशिएट कर रहे हैं, इसको 2010 में बंद किया गया, रिप्लेस किया गया बेस रेट। बेस रेट मतलब इससे नीचे कोई निगोशिएट नहीं कर पाएगा लोन्स के लिए। 2015-16 में फिर आरबीआई ने असेस किया और कहा कि बेस रेट का जो कॉन्सेप्ट रहा, वो भी शायद उतना इफेक्टिव नहीं है, और इस वजह से कस्टमर्स को जो एक्चुअली फायदा मिलना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहा है। और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया अप्रैल 2016 में, जिसको कहा जाता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। और इस मेथोडोलॉजी के थ्रू कोशिश की गई कि जो एक्चुअल लैंडिंग करेंसी सर्कुलेशन में है हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है बैंक्स को, उसमें अकाउंट में लेते हुए, इंटरनल बैंक बेंचमार्क करते हुए एनुअल बेसिस पे अपनी एक MCLR रेट डिफाइन करें और इस रेट पे वो अपने कस्टमर्स को लोन्स दें। इसके जो मेन फीचर्स हैं MCLR के, अगर सही मायने में देखा जाए तो इसको एक तो एनुअल बेसिस पे रीसेट किया जाएगा और एक टेनोर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क है। मतलब ओवरनाइट टाइप नहीं, एक लॉन्गर टर्म व्यू बैंक्स इस पे लेंगे। इसके अलावा
जो एक्चुअल लैंडिंग रेट्स हैं ये बैंक्स अपनी MCLR के बेसिस पे लोगों के लिए डिसाइड कर सकते हैं। बैंक्स इसको हर महीने फिक्स करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं उनको बैंक्स ऑप्शन देंगे कि आप चाहे तो हमारी नई MCLR रेट पे मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जब MCLR को इंट्रोड्यूस किया गया अप्रैल 2016 में, तो क्या आरबीआई ने इसके जो प्रेडिसेसर रहे बेस रेट, क्या उसको आरबीआई ने बंद कर दिया? नहीं, आरबीआई ने कहा कि बेस रेट भी पब्लिश होती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे हम MCLR की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देंगे ताकि बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो, लैंडिंग रेट ज्यादा स्टेबल हो। इसके अलावा पॉलिसी रेट जैसे जैसे चेंज करे आरबीआई, तो जो रेट बैंक्स ऑफर करते हैं कस्टमर्स को, उसमें भी वो चेंज फटाफट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो बेस रेट का कॉन्सेप्ट 2010 में हमने इंट्रोड्यूस किया, इस उम्मीद के साथ कि ये स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी दे पाएगा, बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इंश्योर कर पाएगा, उतना इफेक्टिव हमको नहीं लगता कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इंडियन इकोनॉमी में हो पा रहा है। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, 2015-16 में आरबीआई ने जो रेपो रेट है, जिसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, उसको 1.25% कम किया। अगर हम पॉलिसी रेट कम करेंगे, लोगों के पास आसानी से कम ब्याज में पैसा पहुंच पाएगा। लेकिन बैंक्स ने जो अपनी उधारी लैंडिंग रेट है कस्टमर्स को, उसको 1.25 से कम नहीं किया, सिर्फ 0.6% के आसपास ही कम किया। इसका मतलब आरबीआई को लगा कि हम तो रेट बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स उतना कम नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। सिमिलर केसेस हमको जब आरबीआई ने रेट्स को बढ़ाया, तो बैंक्स ने काफी टाइम लगा दिया उन रेट्स को बढ़ोतरी की तरफ रिफ्लेक्ट करने के डायरेक्शन में। तो आरबीआई ने कहा कि अब आप MCLR के आधार पे अपनी लैंडिंग रेट्स को डिसाइड करेंगे, और इसमें आप 3 चीजों को इंश्योर करेंगे। सबसे पहले तो जो आपके फंड्स हैं, आपके पास जो पैसा है, उसकी एवरेज कॉस्ट को अकाउंट में लेंगे, फिर मार्जिनल कॉस्ट है फंड्स की, उसको अकाउंट में लेंगे, फिर जो टोटल लायबिलिटीज की ब्लेंडेड कॉस्ट है फंड्स की, उसको अकाउंट में लेंगे। और आरबीआई ने कहा कि MCLR को इंट्रोड्यूस करने के कई सारे फायदे हैं। एक तो हमें ऐसा लगता है कि बेस रेट के मुकाबले ये बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन या बेटर पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन इंश्योर कर पाएंगे। इसके अलावा जो बैंक्स का कंप्यूटेशन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट को, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। इसके अलावा जो लोन्स की कॉस्ट है बैंक्स को, कस्टमर्स को, वो भी कहीं ज्यादा फेयर हो पाएगी। इसके अलावा जो बैंक्स हैं कहीं ज्यादा कंपैरेटिव बन पाएंगे, मतलब हर बैंक कोशिश करेगा कि सस्ता रेट ऑफर कर सके अपने कस्टमर्स को, उसके लिए उसको अपने फंड्स की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। इस वजह से आपस में ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम, ज्यादा हेल्दी कंपटीशन बैंकिंग सिस्टम में देखने को मिलना चाहिए लॉन्ग रन में। तो MCLR का जो कॉन्सेप्ट 2015-16 में जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो आरबीआई ने इसको फिर असेस किया, क्या एक्चुअली इस इनिशिएटिव के बाद जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन या पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन होना चाहिए, क्या वो एक्चुअली हमारी इकोनॉमी अचीव कर पा रही है। और आरबीआई ने मार्च 2023 में यह कंक्लूड किया कि इस इनिशिएटिव के बावजूद भी जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है। मार्च 2023 में जो MCLR रहा बैंक्स का, रफली 8.6% की रेंज में रहा। तो आरबीआई ने बीच बीच में कई बार असेस करने की कोशिश की कि MCLR के कॉन्सेप्ट की वजह से जो इंप्रूवमेंट हम उम्मीद कर रहे थे मॉनेटरी ट्रांसमिशन में, क्या एक्चुअली वो अचीव हो पाया। तो आरबीआई को लगा कि ये बेस रेट के मुकाबले तो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अभी भी उतना इफेक्टिव नहीं है जितना एक्चुअली हम चाहते हैं। और इस वजह से 2018 दिसंबर में आरबीआई ने एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहा जाता है EBLR, मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट। कि आरबीआई ने कहा कि जो MCLR का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप अपने जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है सिर्फ आप उसी को अकाउंट में ले रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट में इजीली पैसा अवेलेबल है, वो डोमेस्टिक मार्केट हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लैंडिंग रेट में उसको भी आप फैक्टर इन करें, ताकि आपकी जो लैंडिंग रेट है कस्टमर्स के लिए वो कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, रैशनल हो। तो 2018 में जब EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, तो आरबीआई ने कहा कि आप इन 4 चीजों को अकाउंट में लेंगे, इनमें से किसी एक एक्सटर्नल बाहरी बेंचमार्क को यूज करेंगे, अपनी लैंडिंग रेट कि किस रेट पे आप उधार देंगे, लैंड करेंगे, क्रेडिट देंगे कस्टमर्स को,
वो डिसाइड करने में, जिसमें सबसे पहला बेंचमार्क होगा रेपो रेट, कि आप सबसे पहले देखेंगे कि आरबीआई की रेपो रेट क्या है। फिर आप देखेंगे कि 91 डे का जो ट्रेजरी बिल है उस पर कितना इंटरेस्ट मिल पा रहा है। फिर आप देखेंगे कि 182 का जो ट्रेजरी बिल है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट मिल पा रहा है। फिर आप देखेंगे ऐसा कोई और बेंचमार्क जिसको फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने रेकमेंड किया हो, उसका एक्चुअली क्या इंटरेस्ट रेट है। इन सभी को आप अकाउंट में लेंगे। उसके बाद आप अपनी लैंडिंग रेट, किस रेट पे आप उधार देंगे, ये बेसिकली रेट आप डिसाइड करेंगे, ताकि आपके इंटरनल जो कॉस्ट हैं, इंटरनल बेंचमार्क्स हैं, उनके साथ साथ एक्सटर्नल बेंचमार्क्स को भी आप अकाउंट में लें अपनी उधारी की रेट, लैंडिंग रेट को डिसाइड करने के टाइम पे। शुरू में बैंक्स ने कहा कि शायद इसको कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन थोड़े डिले के बाद जब आरबीआई ने पुश करना शुरू किया तो बैंक्स ने धीरे धीरे एक्सटर्नल बेंचमार्क या ईबीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क्स बेस्ड लैंडिंग रेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जितने भी रेट्स हैं, चाहे बेस रेट हो, चाहे एमसीएलआर हो, चाहे ईबीएलआर हो, इनका पर्पस यही रहा कि आरबीआई एक साइंटिफिक मेथड डिवाइस कर सके जिसके थ्रू जो पॉलिसी रेट है जो आरबीआई डिसाइड करता है वो फटाफट से बैंक्स के थ्रू एंड कस्टमर्स तक पहुंच पाए। आरबीआई रेट बढ़ाए, बैंक्स की रेट भी बढ़े, आरबीआई रेट घटाए तो बैंक्स भी अपनी रेट उसी प्रोपोर्शन में घटाना शुरू करें। इस पूरे फ्रेमवर्क को कहा जाता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के एलोकेशन ऑफ फंड्स में, और कोई भी लैंडिंग रेट हो बैंक्स की, उसमें कई सारी पॉलिसी रेट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है, एसडीएफ क्या है और बैंक रेट क्या है। ये बेसिकली जो पांचों रेट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, ये अनाउंस किए जाते हैं हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा, और इसको कहा जाता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मतलब आरबीआई कहते हैं कि ये रेट्स हमारे कंट्रोल में हैं, हम डिफाइन करेंगे इन रेट्स को, और इसके आधार पे बैंक्स अपने रेट्स को डिफाइन करेंगे, ताकि हम रेट्स में जब घटाएंगे बढ़ाएंगे आपके रेट्स भी उस हिसाब से घटने बढ़ने चाहिए। लेकिन 2015-16 से हमने कई बार देखा है, कई सारे स्टेप्स के बावजूद भी, जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है कि आरबीआई की जो घटत बढ़त है बैंक्स रेट्स में, रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, एमएसएफ में, एसडीएफ में, वो बैंक्स की जो लैंडिंग रेट है उसमें उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। और जैसे हमने इनिशिएटिव्स लिए एमसीएलआर या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट या ईबीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क्स बेस्ड लैंडिंग रेट्स, इसके बावजूद हमने कुछ एनकरेजिंग साइंस तो देखे कि बेटर हुआ है मॉनेटरी ट्रांसमिशन, लेकिन उतना बेटर नहीं हो पाया, उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना एक्चुअली हम चाहते थे। जो पूरा पीरियड रहा फरवरी 2019 से लेकर नवंबर 2021, उसमें जैसे आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको 2.5% से कट किया, क्योंकि जब कोरोना ने हिट किया डिमांड बहुत कम हो गई। आरबीआई ने कहा इंटरेस्ट रेट को हम घटा देंगे। इनफैक्ट यूरोप यूएस में तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो उस वक्त कर दी गई थी, ताकि लोगों के पास पैसा सस्ते में अवेलेबल रहे, मार्केट में जाएं, चीजें खरीदें, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को अंजाम दिया जा सके। लेकिन ये 2.5% की जो कटौती रही आरबीआई द्वारा अपने रेपो रेट में, इसके बदले में बैंक्स ने अपनी ईबीएलआर रेट को, या जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट, इसको सिर्फ 1.25% ही घटाया। सिमिलरली 2020-23 में आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 2.25% के आसपास फिर बढ़ाया। जब मार्केट अच्छा हो गया, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ने लगी, आरबीआई ने फट से रेपो रेट बढ़ा दी, मतलब इंटरेस्ट रेट अब बढ़ना चाहिए। तो बैंक्स ने उसके रिस्पॉन्स में अपने ईबीएलआर रेट को 2.25% के आसपास बढ़ाया, लेकिन उनका जो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट है फ्रेश और आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स, उसको सिर्फ 1.35 या 0.7% के आसपास ही बढ़ाते हुए देखा गया। इसका मतलब आरबीआई का जो बढ़त है, घटत है, एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होते हुए हमने नहीं देखा है दोस्तों। तो ये एक शॉर्ट डिस्कशन रहा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का, या मॉनेटरी ट्रांसमिशन का क्या चैलेंजेस रहे, किस तरीके से आरबीआई ने अलग अलग पैरामीटर्स को डिफाइन किया, अलग अलग रेट्स को डिफाइन किया, मैकेनिज्म को डिफाइन किया, टाइम टू टाइम 2003, 2010, 2015, 16, ताकि ये जो रेट ट्रांसमिशन है आरबीआई से बैंक से और बैंक को एंड कस्टमर्स को, ये एक्चुअली प्रोपोर्शनेट हो, इमीडिएट हो,
इफेक्टिव हो। लेकिन उसके बावजूद कुछ अच्छे पॉजिटिव साइंस हमने देखे हैं, लेकिन अभी भी काफी गुंजाइश है कि किस तरीके से इस मॉनेटरी ट्रांसमिशन को और बेहतर किया जा सके। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए, खासतौर से 2022-23 में हमने जो ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग देखी, किस तरीके से जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ते हुए देखा गया, महंगाई बहुत बढ़ते हुए देखी गई, तो ग्लोबल इकोनॉमीज हो या इंडियन इकोनॉमी हो, सबने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना शुरू कर दिया। 2022 का साल जिसमें इन्फ्लेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखा गया और जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उसमें 40 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन या महंगाई दर उस वक्त बढ़ते हुए देखी गई। इंडिया जैसी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वहां भी महंगाई दर जो 6% का अपर ब्रैकेट है उसको क्रॉस करती हुई देखी गई। और इस वजह से चाहे डेवलप्ड वर्ल्ड हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, सभी ने अपनी पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना शुरू किया। और ऐसा कहा जाता है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसने 1970s के बाद सबसे तेजी से सबसे ज्यादा रेट्स 2022 में ही बढ़ाई। जैसे अगर हम मार्च 2023 की बात देखें तो फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसी रेट्स को 4.25% के आसपास बढ़ाया। वहीं जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और बैंक ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने रफली 3% और 2.5% के आसपास अपनी रेट्स को इंक्रीज किया। महंगाई बढ़ रही है मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सेंट्रल बैंक उस पैसे को वापस लेना शुरू करेगा। वापस लेने का मतलब है कि अपनी रेट्स को बढ़ाएगा। जब रेट्स आरबीआई सेंट्रल बैंक बढ़ा देंगे अपने बैंक्स के लिए, बदले में बैंक्स भी अपने कस्टमर्स के लिए रेट बढ़ा देंगे। तो जो लोन आपको पहले हो सकता है 3% 4% पे मिल रहा है, अब वो आपको 9% 10% पे मिलने लगेगा। आप बोलेंगे मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे लोन कम चाहिए या सिर्फ तभी चाहिए जब वास्तव में एक्चुअली मेरी रिक्वायरमेंट हो। तो जब लोग लोन लेने से कतराएंगे इसका मतलब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी चीजों को। लोग बेवजह अनाप शनाप खर्च करना बंद कर देंगे, सिर्फ उन्हीं चीजों पे खरीदना खर्च करना शुरू करेंगे जो एक्चुअली उनको चाहिए। इसका मतलब डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हुई तो जो सप्लाई के साथ मिसमैच था, मतलब पहले सप्लाई कम थी डिमांड बहुत ज्यादा थी, अब डिमांड भी कम होना शुरू हो जाएगी। डिमांड और सप्लाई कहीं ना कहीं मैच कर जाएंगे। एक ऑप्टिमम लेवल पे जो कैश है, लिक्विडिटी या फंड्स है मार्केट में फिर से स्टेबल हो जाएंगे, ग्रोथ भी रहेगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा। सिमिलरली जनवरी 2022 में जो सीपीआईसी जिसको हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है, उसने भी इंडिया में जब 6% की अपर सीलिंग अपर लिमिट को क्रॉस करना शुरू किया तो आरबीआई ने कहा कि हमारी जो प्राइस स्टेबिलिटी है, हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए मेजर चैलेंज हो सकता है। हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है मार्केट में, एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है मार्केट में, इसको कंट्रोल किया जा सके। फिर से 6%, 2% से 6%, बेसलाइन 4% इन्फ्लेशन ब्रैकेट में रेंज में लाया जा सके। और अप्रैल 2022 में आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टांस चेंज किया। अकोमोडेटिव मतलब कि हम वही रखेंगे से अकोमोडेटिव एंड फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ, मतलब हम अब अपनी रेट्स को बढ़ाना शुरू करेंगे। और तब से लेकर दिसंबर 2022 तक आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेपो रेट को 2.25% बढ़ाया, जिसको फरवरी 2023 में फिर से 0.25% बढ़ाया अपनी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। इसका मतलब रफली 2.5% के आसपास 2022 में आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाया ताकि लोन जो ये देंगे, पैसा जो ये देंगे बैंक्स को, वो महंगा हो जाए। उसके बदले में बैंक्स जो पैसा देंगे, लोन जो देंगे, क्रेडिट देंगे, लैंडिंग एक्टिविटीज करेंगे कस्टमर्स को, वो भी महंगी हो जाएं। कस्टमर्स को लगेगा कि अब लोन बहुत महंगा हो गया है, अब मुझे इतना लोन नहीं चाहिए, अब मुझे लोन कम चाहिए, अब मुझे लोन अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। तो जैसे ही मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, चीजें कम खरीदना शुरू करेंगे। जब चीजें कम खरीदना शुरू करेंगे तो जो डिमांड बेवजह बढ़ी हुई थी पहले सस्ते लोन की वजह से, वो डिमांड अब कम हो जाएगी, सप्लाई के साथ मैच करेगी, इकोनॉमी फिर से स्टेबल होती हुई आपको नजर आएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा कि किस तरीके से इकोनॉमी में राइट लेवल ऑफ लिक्विडिटी, राइट लेवल ऑफ फंड्स मेंटेन करना जरूरी है। आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक्स के पास क्या वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू उस लिक्विडिटी लेवल को, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क को कैसे एडजस्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, ग्रोथ भी हमारी ठीक ठाक रहे। ज्यादा इन्फ्लेशन हो एक्सेप्टेबल नहीं है, ग्रोथ बहुत कम हो एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों का एक ऑप्टिमम बैलेंस आरबीआई को गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंश्योर करना होता है।
तो दोस्तों, जब बात हो गई कि आरबीआई के पास वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो लिक्विडिटी लेवल को मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेजर टॉपिक होगा आज के हमारे लेक्चर का, उस पर अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए। अब हम बात करेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर रहा इंडिया में, उसको किस तरीके से इवॉल्व होते हुए देखा गया है। कैसे प्राइवेट बैंकिंग से जो हमारा बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट हुआ, पहले पार्शली नेशनलाइज हुआ, फिर कंप्लीटली नेशनलाइज हुआ, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद फिर से पार्शली डी नेशनलाइज होते हुए देखा गया। हमारे पिछले लेक्चर में आरबीआई के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बाकी बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व होते हुए देखा गया है। कैसे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, फिर डी नेशनलाइज किया गया, फिर प्राइवेट बैंक को फिर लागू किया गया, कैसे कंसोलिडेशन हुआ, आज क्या इंडियन बैंकिंग का स्टेटस इमर्ज होते हुए देखा जा सकता है। बैंकिंग इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरट्वाइंड स्टोरी, नेशनलाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एटसेट्रा की स्टोरी आपको प्रेजेंट करता है। आरबीआई को कब स्टैब्लिश किया गया? 1935 में। कहां पर? कोलकाता में। बाद में उसके हेडक्वार्टर को कहां मूव किया गया? बॉम्बे। कब नेशनलाइज किया गया? आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में, और कहा गया कि अब हमारा सेंट्रल बैंक 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। जब 1949 में गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा सेंट्रल बैंक अब पूरी तरह से नेशनलाइज्ड है, तो जो बाकी बैंक्स हैं क्यों ना उनको भी अब थोड़ा सा नेशनलाइज किया जाए, क्योंकि 1949 तक सारे के सारे जितने भी बैंक्स थे पूरे देश में प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे। और इसके कई कारण थे, क्योंकि 1949 से पहले जितने हमारे बैंक्स रहे उनको कौन ओन करता होगा, कौन मैनेज करता होगा? प्राइवेट सेक्टर ऑफ कोर्स। और उनकी सर्विसेज भी सिर्फ गिने चुने लोगों को, गिने चुने सेक्टर्स को, गिने चुने कॉर्पोरेट हाउसेस को ही दी जाती थी। जो कॉमन मासेस थे, कॉमन लोग थे, आपके और मेरे जैसे लोग, उनको तब तक बैंकिंग सर्विसेज शायद नहीं मिला करती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करवाना है तो एक तो हमें पैसा चाहिए, हमारे अलावा हमारी इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, हमारे लोगों को पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? वो ऑब्वियसली वो पैसा बैंक से आएगा, ताकि इस बैंकिंग के पैसे को हम बड़े पब्लिक बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, हमारे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर सके। इस पैसे को हमारे इकोनॉमी के प्लान डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकें, और उसके लिए प्राइवेट बैंक्स पे किसी ना किसी लेवल पे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ताकि उस कैपिटल के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा तो कहां पैसा जाएगा, कितना जाएगा, किस सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे, इसको गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाएगी। इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि इस पैसे के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, रिसोर्सेस के ऊपर सबका हक होना चाहिए, सरकार का हक होना चाहिए, ताकि हम प्लान तरीके से उस रिसोर्स को डिप्लॉय कर सकें, यूज कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, इंडस्ट्रीज तक पहुंचा सकें, सेक्टर्स तक पहुंचा सकें, अपनी इकोनॉमी को स्टैब्लिश कर सकें। इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइजेशन के डायरेक्शन में कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप रहा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में एसबीआई एक्ट इनेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त के जो प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे, जिनको इंपीरियल बैंक्स कहा जाता था, उनको पार्शियली नेशनलाइज करके एसबीआई एक्ट 1955 के थ्रू एसबीआई का जन्म हुआ। और 3 इंपीरियल बैंक्स 1955 में हुआ करते थे। एक हुआ करता था कोलकाता में, जिसको 1806 में स्टैब्लिश किया गया था। दूसरा हुआ करता था बॉम्बे में, जिसको 1840 में स्टैब्लिश किया गया था। तीसरा हुआ करता था मद्रास में, जिसको भी 1840s में ही स्टैब्लिश किया गया था। इन तीनों प्राइवेट बैंक्स को ब्रिटिश टाइम में स्टैब्लिश किया गया, और 1921 में इनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि ये इंपीरियल बैंक, जिसमें तीनों इंपीरियल बैंक्स उसका पार्ट है, सबसे बड़ा बैंक है। इसकी रफली 466 ब्रांचेस हैं तीनों प्रेसिडेंसीज में। सबसे पहले क्यों ना
इसी को नेशनलाइज किया जाए या पार्टली नेशनलाइज किया जाए, उसके बाद हम बाकी के बारे में सोचेंगे। तो 1955 के एसबीआई एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार पार्टली नेशनलाइज करते हुए इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जन्म दिया, और इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक इमर्ज होते हुए देखा गया। आरबीआई ने कहा कि इस इंपीरियल बैंक में हम 100% शेयर्स नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ 92% शेयर्स ही खरीदेंगे। इस वजह से 1955 में जब एसबीआई का जन्म हुआ, इस प्रोसेस को सिर्फ आप पार्शियल नेशनलाइजेशन ही कहेंगे। मतलब 8% शेयर्स अभी भी प्राइवेट एंटिटीज के एसबीआई में हुआ करते थे। गवर्नमेंट को लगा कि 1955 का हमारा ये मोटिव इनिशिएटिव एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, तो क्यों ना अब बाकी बैंक्स की तरफ देखा जाए। और इसी क्रम में 1959 में गवर्नमेंट ने आरबीआई एसोसिएट्स एक्ट पास किया, और इसके थ्रू 8 और प्राइवेट बैंक्स जिनका अच्छा रीजनल प्रेजेंस हुआ करता, उनको भी पार्शियली ही नेशनलाइज किया और उनको एसबीआई के एसोसिएट के तौर पे उस वक्त डिक्लेयर कर दिया गया। और 1955 में इंपीरियल बैंक में जैसे आरबीआई ने 92% स्टेक खरीदा, उसी तरीके से 1959 में भी ये जो 8 और प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे जिनका अच्छा रीजनल प्रेजेंस था, जिनको एसबीआई के एसोसिएट की तरह डिक्लेयर किया गया, उनमें भी आरबीआई ने सिर्फ 92% स्टेक ही खरीदा। इसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, इसको क्रिएट किया गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को मर्ज करके, क्योंकि दोनों ही राजस्थान या सेम रीजन में ऑपरेट किया करते थे। इसके अलावा बहुत सारे कंसोलिडेशन प्रोसेसेस हुए, मतलब बैंक्स आपस में मर्ज हुए, अलग अलग हुए, कई सारे बैंक एक साथ आए, कोई बैंक करप्ट हो गया, बड़े बैंक ने इसको खरीद लिया, हेल्दी बैंक ने इसको खरीद लिया। अल्टीमेटली 2017-18 में जो मेगा मर्जर हुआ एसबीआई का अपने एसोसिएट बैंक्स के साथ, उसके बाद जितने भी एसोसिएट बैंक्स, मतलब एसबीआई के 7 एसोसिएट बैंक्स और एसबीआई खुद मर्ज होके फाइनली 2018 से अब सिर्फ एसबीआई ही कह लाता है। इसके अलावा कई सारे और नेशनलाइजेशन ड्राइव्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए। 1955 का एसबीआई का इमर्ज होना, 1959 का एसबीआई एसोसिएट एक्ट का इंप्लीमेंट होना, एसबीआई के साथ 8 और एसोसिएट्स को क्रिएट किए जाने के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि यह तो रहा हमारा पार्शियल नेशनलाइजेशन का एजेंडा कि हमने सिर्फ 92% ही शेयर्स खरीदे, क्यों ना अब हम फुल नेशनलाइजेशन, कंप्लीट नेशनलाइजेशन, 100% शेयर खरीदने के डायरेक्शन में वर्क करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1969 में एक बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट पास किया, और इस 1969 के बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने जो उस वक्त के 20 प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे, उनको पूरी तरह कंप्लीटली नेशनलाइज कर दिया 100% स्टेक के साथ। 1969 में ऐसे 14 बैंक जिनके जो डिपॉजिट्स थे 50 करोड़ से ज्यादा थे, उनको नेशनलाइज किया गया, और अप्रैल 1980 में बचे हुए 6 बैंक्स जिनके जो डिपॉजिट्स थे 200 करोड़ से ज्यादा हुआ करते थे, उनको नेशनलाइज किया गया। इसके अलावा 1993 में जो लॉस मेकिंग न्यू बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसको पंजाब नेशनल बैंक ने मर्ज कर लिया अपने में। इस तरीके से जो नेशनलाइज बैंक्स थे अब घटकर 19 बेसिकली हो गए, और 2020 में गवर्नमेंट ने कहा कि बैंक्स बहुत हमारे पास ज्यादा हैं, कई सारे छोटे बैंक्स हैं, लॉस मेकिंग है, नॉट सो प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स हैं, क्यों ना इनको मर्ज कर दिया जाए और बड़े बैंक्स क्रिएट किए जाए। क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमी हमें चाहिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनना है, उसके लिए इंडस्ट्रीज को बहुत पैसा चाहिए। छोटे बैंक्स उतना पैसा नहीं दे सकते, कैपिटल बेस उनका बहुत छोटा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने 2020 में मेजर कंसोलिडेशन, मर्जर, एमैल्गमेशन ड्राइव चलाया, और इन 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स को कम करके सिर्फ 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब बच गए हैं दोस्तों। इसके अलावा जब नेशनलाइजेशन किया गवर्नमेंट ने 1955, 59, 69, 80, उस वक्त गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हम प्राइवेट बैंक्स को पूरी तरह नेशनलाइज कर रहे हैं, तो अब हम नए प्राइवेट बैंक्स को खोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन कुछ फॉरेनर प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन प्राइवेट बैंक्स हैं, उनको हम अलाउ करेंगे, क्योंकि हमें एक्सटर्नल करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी की लोन्स की जरूरत है। कि हम डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन फॉरेन प्राइवेट बैंक्स को अलाउ करेंगे।
या इंटरनेशनल एक्सटर्नल करेंसी लोन्स की जरूरत है। और जब इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत 92-93 में बैंकिंग सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो कई सारे और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स बैंकिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने उस वक्त लिए। जैसे 1993 में एसबीआई को अलाउ कर दिया गया कि आप चाहें तो अब कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, आप अपना 33% स्टेक आप बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और यह किया गया एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1993 के तहत। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट स्टेप 1994 में गवर्नमेंट ने कहा कि एसबीआई नहीं, बाकी भी जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, 18 और नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनको भी पैसा मिल सके अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए। उसके लिए बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1994 पास किया गया, जिसके थ्रू सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स अब अपनी 33% कैपिटल मार्केट से रेज कर सकते थे डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। इस तरीके से कई सारे नेशनलाइज्ड जो बैंक्स हैं, उन्होंने कैपिटल मार्केट से पैसा उठाया है ताकि अपने कैपिटल बेस को बढ़ा सकें, ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकें, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक्स सबसे अग्रणीय बैंक में माना जाता रहा है। अब इन बैंक्स ने 33% तक डाइवेस्ट करके कैपिटल मार्केट से पैसा उठाया है, तो इनको पूरी तरह नेशनलाइज्ड बैंक्स कहा जाना शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन इन सभी में अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है 50% से ज्यादा है, तो इस वजह से इनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहा जाना कहीं ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। फिर भी कॉमन पार्लेंस में लोग इनको नेशनलाइज्ड बैंक्स आज भी लोग कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर में 1994 में गवर्नमेंट ने कहा कि 1949 से जो हमने नेशनलाइजेशन ड्राइव चलाया है, हमने सारे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, सिर्फ कुछ फॉरेन बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया है और किसी प्राइवेट नए बैंक को खोलने की परमिशन नहीं दी है। लेकिन 1994 से गवर्नमेंट ने कहा हमें प्राइवेट बैंक्स भी बैंकिंग इंडस्ट्री में चाहिए, और 1994 में गवर्नमेंट ने फिर से इंडिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें प्राइवेट बैंक्स को अलाउ करना शुरू किया, और जो इंडिया का पहला प्राइवेट बैंक खुला इस नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एरा में, वो रहा यूटीआई बैंक। और यूटीआई बैंक के बाद 1994 की इस परमिशन के बाद बहुत सारे डोमेस्टिक इंडियन प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन प्राइवेट बैंक्स लगातार इंडिया में खुलते चले जा रहे हैं। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहा, एरा रहा, फेज रहा बैंक्स का, उसको कहा जा सकता है कि नेशनलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप या फेज रहा। इसके बाद बीच बीच में लगातार कई बैंक्स का कंसोलिडेशन भी, अमालगमेशन भी, मर्जर भी होते हुए देखा गया। एम नरसिम्हन की जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की कमेटी रही 1991 और 1998, उन्होंने कहा कि बहुत सारे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, रफली 19 उस वक्त हुआ करते थे, 93-94 के आसपास। इतने सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, कितना गवर्नमेंट का ओनरशिप है, कितना डिसइन्वेस्टमेंट करना है, क्यों ना इन बैंक्स को मर्ज कर दिया जाए और गिने चुने बैंक्स ही हमारे पास हों, लेकिन बड़े बैंक्स हों, बड़ा कैपिटल बेस हो, ऑपरेशन उनके लार्जर स्केल पे हो। तो कैसे हम बैंक्स को कंसोलिडेट कर लें और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर्स बन सकें, इस डायरेक्शन में नरसिम्हन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस रही उनको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया, ताकि जब छोटे छोटे बैंक्स मिलके बड़े बैंक्स बनना शुरू हो जाएंगे, उनका कैपिटल बेस बड़ा होगा, बड़ी लैंडिंग कर पाएंगे, और सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज को ही नहीं, इंटरनेशनल एरेना में भी फिर वो ऑपरेट करना शुरू कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए। सबसे पहले मर्जर का, कि हम बड़े और स्ट्रॉन्गर बैंक्स बनाएंगे। कैसे करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करके, और जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनकी कैपिटल बेस को बढ़ा के उनके पास ज्यादा पैसा अवेलेबल हो, ऐसा इंश्योर करते हुए। और इस डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 2017-18 में जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एसबीआई के साथ उसके जो 7 एसोसिएट्स हैं उनको मर्ज करके सिंगल एसबीआई बनाया जाएगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा। तो 2017-18 से पहले 19 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुए। जब एसबीआई को 7 एसोसिएट्स के साथ मर्ज कर दिया गया 19 से, अब सिर्फ 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब हमारे पास रह गए। इसके अलावा जो हमारी यूनियन बजट है 2020, 21, 22, इसमें और कोशिश की गई कि कुछ और बैंक्स को भी हम या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दें
और ऐसे ही बैंक्स को रखें जो स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में आते हैं, जिसके बारे में हमने पहले आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, ताकि फ्रेश कैपिटल और प्रोफेशनलिज्म हम मेंटेन कर सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, सिर्फ उन्हीं को रखा, बाकी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, बाकी को डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए। मतलब अगर बैंक्स के कंसोलिडेशन को समराइज अगर हम करने की कोशिश करें, तो गवर्नमेंट का मानना है कि इंडिया को 2024-25 में अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमें अपने छोटे साइज के डोमेस्टिक बैंक से संतोष नहीं करना चाहिए, हमें ग्लोबल साइज के बैंक्स बनाने चाहिए। अगर आप कुछ रैंकिंग्स की बात कर लें, डेटा की बात कर लें, तो जो टॉप 100 ग्लोबल बैंक हैं, उसमें इंडिया का सिर्फ इकलौता बैंक एसबीआई 55th पोजीशन पे आता है। इसके अलावा इंडिया का और कोई भी बैंक टॉप 100 की लिस्ट में अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाया है। वहीं चाइना के 18 बैंक्स और यूएस के 12 बैंक इस लिस्ट में ऑलरेडी फिगर करते हैं। और जो हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे केवी सुब्रमण्यन, अगस्त 2020 में उन्होंने कहा कि इंडिया अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, उसको सपोर्ट करने के लिए इंडियन बैंकिंग सेक्टर को भी बड़ा बनना होगा, इवॉल्व होना होगा, इकोनॉमी की साइज के हिसाब से अपने साइज को बढ़ाना होगा। जैसे अगर हम कंपैरेटिव करें तो साउथ कोरिया की साइज के रफली अब हम बन चुके हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, और साउथ कोरिया के ग्लोबल टॉप 100 बैंक्स में 6 बैंक्स हैं, हमारा सिर्फ 1 बैंक है। इसका मतलब हमें इंडिया की साइज की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बड़े बैंक्स को क्रिएट करना होगा, क्योंकि वहीं जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, फिनलैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे है, इनके भी छोटे छोटे इकोनॉमीज, छोटे छोटे कंट्रीज होने के बावजूद भी इनके कई सारे बैंक्स टॉप 100 की लिस्ट में फिगर करते हैं। तो हमें अब अपने बैंक्स को बड़ा करना होगा, छोटे बैंक्स को बड़े बैंक्स के साथ मर्ज करना होगा, कैपिटल बेस बढ़ाना होगा डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी, ताकि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री कॉम्पीट कर सके। तो दोस्तों, आज के हमारे पार्ट 2 ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट SDFR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, बाकी कौन कौन से टूल्स हैं, फिर किस तरीके से बैंक्स अपने कस्टमर्स तक अपना लोन पहुंचाएंगे, किस रेट पे पहुंचाएंगे, उसके लिए बेस रेट, MCLR, EBLR, मॉनेटरी ट्रांसमिशन का जो मेजर इशू है, RBI बैंक्स को रेट चेंज करता है, बैंक्स अपने कस्टमर्स को उस प्रोपोर्शन में रेट चेंज नहीं करते हैं, कैसे RBI का व्यू लगातार इवॉल्व होते हुए इस डायरेक्शन में देखा गया है। फिर हमने बात की लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की, फिर हमने बात की कि 2022 में जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा इंडिया में भी ग्लोबली भी, तो कैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ ग्लोबल प्लेयर्स के साथ साथ इंडिया ने भी शिफ्ट करना शुरू किया। फिर हमने बात की नेशनलाइजेशन और बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया में कैसे डेवलप होती है देखी गई, एंड फाइनली आज के लेक्चर में लास्ट में हमने डिस्कस किया बैंक्स के कंसोलिडेशन को। दोस्तों, अगला हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर 31, वो बैंकिंग इन इंडिया का 3rd पार्ट होगा। सबसे पहले जिसमें बात करेंगे RRBs के बारे में, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, फिर DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL के बारे में, फिर NPS के बारे में, स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में, एंड फाइनली करंट सिचुएशन के बारे में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।